नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत महिला कॉलेज चाईबासा, कुल्हान विश्वविद्यालय झारखंड। आज हम लोग स्नातक संस्कृत प्रतिष्ठा के तृतीय समसत्र के पंचम पत्र के रूप में यानी कोर 5 CC 5 के रूप में पढ़ा जाने वाला मेघदूत काव्य को पढ़ेंगे इसको, जिसमें से हम लोगों को पूर्व मेघ पढ़नी है और इसमें हम लोग 15 श्लोक पढ़ चुके हैं। इससे पूर्व हम लोग देखे हैं कि कैसे यक्ष मेघ का उत्साह बढ़ाता है और जिसमें से हम लोग 14वां श्लोक में देखे हैं कि मेघ को यक्ष कहता है कि जब तुम आकाश मार्ग से तुम जाओगे तब तुम्हें सिद्ध पुरुषों की स्त्रियां जो बहुत भोली भाली हैं, वे स्त्रियां तुमको ऐसे आश्चर्य रूप से देखेंगी जैसे पवन किसी पर्वत के शिखर को उड़ाए ले जा रहा है। और जब तुम उन चकित रूप से देख रहे, आश्चर्यचकित रूप से देख रहे उन स्त्रियों के जब तुम देखोगे तब तुम अति उत्साहित हो जाओगे। और अति उत्साह वाला तुम फिर आगे जो दिग्गज हैं, जो दिशाओं के रक्षक हैं, उन दिग्गजों से तुम बच करके सुरक्षित तुम अपने यात्रा पे यानी उत्तर दिशा की ओर तुम चला जाएगा, उड़ जाएगा। और 15वां श्लोक में बताया गया है कि जब तुम आकाश मार्ग से जाएगा तो तुमको इंद्रधनुष मिलेगा। जो इंद्रधनुष ऐसा लगेगा जैसे अनेक रत्न, अनेक मणियों के प्रकाश का पुंज है, प्रकाश का सामूहिक रूप है, सम्मिश्रण है। और वह सम्मिश्रण ऐसा लगेगा जैसे किसी मोर का पंख जैसे लग रहा है, जिसमें मोर के पंख में जैसे सभी रंग मौजूद होते हैं, ठीक वैसे ही वो इंद्रधनुष लगेगा। और जब उसका प्रकाश तुम पर पड़ेगा तो तुम्हारा ये सांवला शरीर भगवान विष्णु के जो गोप वेश रूप है यानी श्री कृष्ण का जो रूप है, ठीक वैसे ही तुम लगने लगोगे। यानी वहां इस मेघ की तुलना भगवान श्री कृष्ण के रूप से की गई है। मेघ भी सांवला, भगवान कृष्ण भी सांवले। भगवान कृष्ण के माथे पे मोर का पंख, मेघ के भी माथे पे उस इंद्रधनुष के प्रकाश का जो पुंज पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, उससे भी उसके माथे पे मोर के पंख जैसा लगेगा। तो दोनों वहां इस मेघ को भगवान श्री कृष्ण के रूप के जैसा बताया गया है। इस श्लोक में यह बताया गया कि जब तुम आगे जाओगे तो तुमको एक क्षेत्र मिलेगा जहां तुमको बरसना है और वहां पूरा घूम घूम करके बरस करके फिर आगे निकलना है। वो कौन सा क्षेत्र है, इसको जानने के लिए पहले हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, फिर समझेंगे इसको। आइए पढ़ेंगे इसको। त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनः पीयमानः सद्यः शिरोत्कर्षणशुरभि क्षेत्रमारुह्यमालम् किञ्चित् पश्चाद्व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनः पीयमानः सद्यः शिरोत्कर्षणशुरभि क्षेत्रमारुह्यमालम् किञ्चित् पश्चाद्व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण। शब्दों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें से पहला शब्द आया हुआ है त्वय्यायत्तम। इसमें संधि है, यण संधि, त्वयि जोड़ आयत्तम। त्वयि युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है, जिसका अर्थ होता है तुम में या तुझ में, तुम्हारे अंदर। आयत्तम जो है, आयत्तम शब्द ये जो बना हुआ है वह आ उपसर्ग है, यम धातु है, तय प्रत्यय लगा हुआ, जिसका अर्थ, उस धातु का अर्थ होता है वश में रखना, वश में करना। तो इस आयत्तम का अर्थ है अधीन या वश में।
तो त्वयि आयत्तम का मतलब तुम्हारे अधीन, तुम्हारे वश में, तुम में, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे है कृषि फलम जोड़ इति, कृषि फल, कृषि का जो फल होता है यानी अनाज का उत्पादन करना, इति ऐसा। भ्रूविलासान, भ्रूविलास जोड़ अनभिज्ञ, दीर्घ संधि है, भ्रूविलास जोड़ अनभिज्ञ, भ्रूविलास यानी भ्रुवों का मतलब इनका विलास यानी मिचकाना, घुमाना, उसको उसका चलाना, उसको उस आंखों को चलाना, उसमें अनभिज्ञ है, न अभिज्ञ है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानना, समझना, ज्ञान वाला, ज्ञान करना, ये अर्थ होता है। और न अभिज्ञ है, अनभिज्ञ है, यानी उसमें अनभिज्ञ जो है वही अनभिज्ञ है। यानी भ्रूविलास में जो अनभिज्ञ है, यानी अनभिज्ञ का अर्थ हो जाएगा नहीं जानना, यानी इस पूरे शब्द का अर्थ हो जाएगा भ्रूविलास यानी आंख मिचकाने को अनभिज्ञ है, नहीं जानना इनके द्वारा, चूंकि तृतीया का बहुवचन है इसमें। तो भ्रूविलासानभिज्ञ है मतलब भ्रूविलास से अनभिज्ञ मतलब नहीं जानने, नहीं जानना, इनसे युक्त, इनसे जो इस दोष है भ्रूविलास, इससे रहित। आगे है प्रीति स्निग्धय, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, स्निग्धय मतलब उससे लबालब, प्रेम से लबालब, प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से सना हुआ, और इसमें भी तृतीय विभक्ति है। आगे है जनपद वधु लोचना है, जनपद मतलब ग्रामीण या गांव के, वधु मतलब जो वधु स्त्रियां जो हैं, कांताएं हैं, प्रियाएं हैं, उसके लोचनाएं, लोचन मतलब आंख, उसका तृतीय बहुवचन में लोचनाएं है, अर्थात उनके आंखों के द्वारा। इन सभी का ये सब एक ही विभक्ति में है। भ्रू विलासान भिज्ञ है, प्रीति स्निग्ध है, जनपद वधु लोचनय है। तो जनपद वधु लोचनय है, इसी का विशेषण में आया है प्रीति स्निग्ध है और भ्रू विलासान भिज्ञ है, मतलब वैसे स्त्रियों के आंखों के द्वारा जो भ्रू विलासान भिज्ञ मतलब भ्रू विलास के आंख मिचकाने के दोष से, यानी आंख मारना जिसको बोलते हैं, उस दोष से रहित है, मतलब उसको नहीं जानते हैं ऐसे। तथा प्रीति स्निग्ध है मतलब प्रेम भरे नजरों से, निगाहों से, लोचना है मतलब निगाहों से, नजरों से, आंखों से, पियमाना पिया जाता हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे पिया जा रहा है। तो पियमाना पा धातु है, सानस प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, पियमाना वो, तो इसका अर्थ होता है पिए जा रहे। तो यहाँ जो पिए जा रहे अर्थ है वो आया हुआ है देखे जा रहे, इस अर्थ में। आगे है सद्यः का अर्थ होता है तुरंत, तत्क्षण, अभी अभी, तुरंत। आगे है शिरोत्कर्षण सुरभि, सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, यह गंध जो जिसको सौंध भी बोलते हैं हम लोग, यानी सुगंध या गंध। आगे है इसी में है पीछे शिरोत्कर्षण, सीरा जोड़ उत्कर्षण। सीर का अर्थ होता है हल, जिसको हल जोतते हैं खेत में, और उत्कर्षण मतलब जोतना होता है, मतलब हल के द्वारा जोती गई खेत जो है वह सुरभि सुगंधित हो जाए, सुगंधित खेत। आगे है क्षेत्रम, तो शिरोत्कर्षण सुरभि का अर्थ हो जाएगा हल से जोती गई सुगंधित। आगे है क्षेत्रम मतलब खेत, यानी हल से शिरोत्कर्षण सुरभि क्षेत्रम, यानी सुरभि जो है वो विशेषण है, वो तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। यहाँ जो सुरभि है वो नपुंसक लिंग में आया है, वो चूंकि क्षेत्रम नपुंसक लिंग है इसीलिए। तो शिरोत्कर्षण सुरभि यानी हल के द्वारा या हल से जोती गई जो खेत है, जोता गया जो खेत है वह वैसा सुगंधित खेत, हल से जोता गया सुगंधित, शिरोत्कर्षण सुरभि हल से जोता गया सुगंधित, क्षेत्रम खेत। और क्षेत्रम जो आरोह, आरोह मतलब चढ़कर, आरोहण करके, घूमकर, फैलकर, इसका मुख्य रूप से अर्थ होता है आरोही मतलब चढ़कर। मालम मतलब मालम प्रदेश, जो मालवा का प्रदेश है वह। आगे है किंचित पश्चात, कुछ, किंचित मतलब थोड़ा, पश्चात पश्चिम की ओर। व्रज, व्रज का अर्थ होता है जाना, व्रज धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, व्रज मतलब जाना, जाओ। आगे है लघु गति जोड़ भूय, लघु गति मतलब मंद गति वाला, थोड़ा धीरे धीरे मंद गति से। भूय मतलब फिर, पुनः,
आगे है एव मतलब ही, उत्तर एव जो उत्तरेन, एव मतलब ही, उत्तरेन मतलब उत्तर दिशा की ओर। अब यहाँ बोलता है कि त्वय्या यत्तम कृषि फलम इति, त्वय्या यत्तम कृषि फलम इति, यानी तुम्हारे ही अधीन है कृषि का फल, यानी तुम्हारे ही अधीन है कृषि का फल। अनाज का जो उत्पादन होता है वही कृषि का फल है, और वह अनाज का उत्पादन तुम ही के अधीन है, तुम्हारे ही अधीन है, मतलब मेघ के अधीन है। क्योंकि जब तक मेघ नहीं बरसेगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगा, फसल नहीं उगेगा तो अनाज का उत्पादन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ बोलता है यक्ष मेघ को कि त्वयि आयत्तम कृषि फलम, तुम्हारे ही अधीन है कृषि का फल यानी अनाज का उत्पादन। इति, इस बात को, यानी तुम्हारे अधीन कृषि का फल है, तुम्हारे द्वारा ही कृषि का उत्पादन हो सकता है। इति, इस बात को सोचकर, इस बात को जानकर, इस बात को विचार करके, इस बात को ध्यान करके, और क्या होता है आगे देखिए, भ्रू विलासान भिज्ञ है, यानी भ्रू विलास आंखों के मिचकाना जो होता है उस दोष से, अर्थात आंख मिचकाने को अनभिज्ञ है, नहीं जानने वाले। यहाँ चूंकि जनपद वधु है तो वहां की स्त्रियों के बारे में विशेषण आया हुआ है, अर्थात इसको हम लोग पहले ये चलेंगे कि इति यानी तुम्हारे अधीन कृषि का फल है, इस बात को सोचकर, इस बात को जानकर, ध्यान करके जनपद वधु लोचन पीयमान, अर्थात जनपद ग्रामीण स्त्रियों के लोचन आंखों के द्वारा पीयमान, पिए जा रहे यानी देखे जा रहे, ऐसे निगाहों से तुमको देख रही हैं वे जनपद वधु, यानी जनपद की जो स्त्रियां हैं, ग्रामीण स्त्रियां हैं, ऐसे तुमको ऐसे निगाहों से देख रही है जैसे तुमको पी रही हैं। अब पीना यानी उत्कंठा भरी निगाहों से देख रही हैं, आशा भरी निगाहों से तुमको देख रही हैं कि यह मेघ आया है तो बारिश होगा और मेरा फसल उगेगा, अब अनाज का उत्पादन होगा। इतना निगाह भरी दृष्टि से तुमको देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ प्रयोग किया गया है पीयमान, मतलब पिया जा रहा है तुम। और उन स्त्रियों का जो विशेषण है जनपद वधु लोचन है, उन लोचन मतलब आंख होता है, तो लोचनम शब्द है उसी का, जनपद वधु लोचन यानी जनपद की स्त्रियों के द्वारा, उनके आंखों के द्वारा पियमाना, पिया जाता हुआ तुम। और जनपद वधु लोचन का विशेषण में आया हुआ प्रीति स्निग्ध है, कैसे देख रही हैं वो, तो प्रीति स्निग्ध है, प्रेम भरी नजरों से देख रही है, प्रेम से, प्रेम भरे निगाहों से देख रही हैं, ऐसे तुमको प्रेम भरी निगाहों से लगता है जैसे पी रही हैं, ऐसे देख रही हैं। और क्या उनका विशेषण है, तो एक और शब्द है भ्रू विलासान भिज्ञ है, यानी वे स्त्रियां भ्रू विलास से अनभिज्ञ हैं, यानी आंख आदि मिचकाना जो दोष होता है उस दोष से रहित हैं, यानी उनको कुछ भी छल प्रपंच कपट कुछ भी नहीं आता है, वे भ्रू विलास को नहीं जानती हैं, आंख मिचकाना, आंख मारना इत्यादि जितने भी दोष हैं कुछ नहीं जानती हैं। वे स्त्रियां भोली भाली स्त्रियां हैं, वे उन भोली भाली स्त्रियों के प्रीति स्निग्ध है, प्रेम भरी, प्रेम से युक्त, प्रेम से सना हुआ, प्रेम से लबालब जनपद वधु लोचना, उस प्रकार के उस ग्रामीण वधुओं के द्वारा, ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा देखा जा रहा लोचना है, लोचनों के द्वारा पियमान देखा जा रहा है, पिया जा रहा है, अर्थात देखा जा रहा हुआ तुम यहाँ नहीं है, तो ऐसे लगाना होगा। अर्थात ये दोनों लाइन का यह अर्थ हुआ कि कृषि का फल तुम्हारे ही अधीन है। यक्ष बोल रहा है कि त्वयि आयत्तम कृषि फलम, कृषि का फल तुम्हारे ही अधीन है, तुम्हारे ही वश में है। इति, ऐसा सोच करके, ऐसा ज्ञान करके, ऐसा ध्यान करके, और भ्रू विलासान भिज्ञ है, जन प्रीति स्निग्ध है, जनपद वधु लोचन है, यानी भ्रू विलास आदि आंख मिचकाने आदि दोषों से रहित, प्रीति स्निग्ध है, प्रेम भरी जनपद वधु लोचन है, प्रेम भरे जनपद वधुओं के आंखों के द्वारा यानी प्रेम भरी निगाहों से देखा जाता हुआ तुम, पियमान देखा जाता हुआ तुम। आगे बोलता है कि वह तुम क्या करेगा, तो उसमें बताता है कि
मालम क्षेत्रम, मालवा के प्रदेश को, उस मालवा के प्रदेश को जो मालम क्षेत्रम, क्षेत्रम मतलब खेत, मालम मतलब मालवा का प्रदेश, क्षेत्रम मतलब खेत, मालवा के प्रदेश को, मालवा के क्षेत्र को, मालम क्षेत्रम, उसको वैसा क्षेत्र जो अभी अभी सद्यः शिरोत्कसन सुरभि युक्त स्यात्, जो अभी अभी सद्यः शिरोत्कसन यानी अभी अभी जुता गया है, ऐसा खेत, ऐसा मालवा का खेत जो अभी अभी उसको जोता गया है हल से। सिर मतलब हल, कसन मतलब उत्कसन का अर्थ होता है जोतना, अर्थात अभी जो हल के द्वारा हल से जोता गया है वैसा खेत सुरभि स्यात्, स्यात् इसमें नहीं है, सुरभि स्यात् यानी सुगंधित हो जाए, ऐसा कुछ तुम करना। हे मेघ, उन स्त्रियों के द्वारा प्रेम भरी नजरों से देखा जाता हुआ तुम उस क्षेत्र में जब पहुंचना तो तुम कुछ ऐसा करना कि वहां का वह खेत जो अभी अभी जुता गया है वह सुगंधित हो जाए, उसमें सुगंध उत्पन्न हो जाए। और हम लोग जानते हैं कि सुगंध पृथ्वी में तभी आता है जब उसमें बारिश की बूंदें पड़ती हैं। पृथ्वी का लक्षण ही है, जैसा तर्क संग्रह में हम लोग देख चुके हैं, तत्र गंधवती पृथ्वी, यानी पृथ्वी गंध के लिए जानी जाती है। और उसमें गंध तभी उत्पन्न होता है जब बारिश की बूंदें उसमें पड़े। तो वही यहाँ महाकवि कालिदास यक्ष द्वारा बुलवा रहे हैं कि हे मेघ, जब तुम उस प्रदेश में तुम पहुंचना तो अभी भी जुते हुए जो खेत हैं उसमें कुछ ऐसा करना कि उसमें सुगंध उत्पन्न हो जाए, यानी वृष्टि करना, बारिश करना, वहां तुम बरसना, ताकि वहां फसल उत्पादन हो, वहां का किसान, वहां के लोग खुश रहें, क्योंकि जब अनाज उत्पन्न होगा तभी खुश रहेंगे। इसी बात को बताया जा रहा है कि पीयमानः सन मतलब वैसे स्त्रियों के द्वारा देखा जाता हुआ तुम मालम क्षेत्रम, उस मालवा के प्रदेश को, मालवा के क्षेत्र को, खेतों को जो सद्यः शिरोत्कसन, जो अभी अभी हल के द्वारा जुती गई हैं, वैसे खेतों को सुरभि स्यात्, वो खेत सुरभि अर्थात सुगंधित हो जाएं, उसमें सुगंध उत्पन्न हो जाए, ऐसा कुछ करना, यानी तुम वहां बारिश करना। और आगे बोलता है आरूह्य, मतलब उस खेत के ऊपर तुम आरोहण करके, यानी उसमें मंडरा करके, उस पूरे मालवा के प्रदेश में तुम आरूह्य मतलब चढ़कर, अर्थात उस पूरे मालवा प्रदेश पर जब मेघ मंडराता है तभी वृष्टि होती है। इसीलिए बोल रहा है कि उस मालवा के प्रदेश पर तुम मंडरा करके, पूरे चढ़ करके, और उसमें तुम सुगंध उत्पन्न करना उस क्षेत्र में, यानी वृष्टि करना। और आगे बोलता है किंचित पश्चात, कुछ पश्चिम की ओर जाना। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जो मार्ग में आया उसी क्षेत्र में तुम बारिश किया और बाकी क्षेत्रों को छोड़ दिया, नहीं, कुछ पश्चिम जाना। हम लोग जानते हैं कि मालवा का प्रदेश जो है वह मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग और राजस्थान के दक्षिण पूर्व जो भाग है वो पूरा भाग, एक कह सकते हैं महाराष्ट्र का उत्तर का जो भाग है या उत्तर पूर्वी जो भाग है ये भी आ जाएगा कुछ। तो ये जो भाग पूरा आता है मालवा का प्रदेश है, उसी मार्ग से मेघ जा रहा है अलकापुरी। इसी में यक्ष बोलता है कि जब तुम वहां जाना तो उसमें सुगंध उत्पन्न करना, यानी वृष्टि करना। और सिर्फ वहीं नहीं करना, कुछ पश्चिम जाना, यानी पूरे मालवा के प्रदेश को तुम करना। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जो मार्ग में आया उतना ही को तुम बारिश किया, उतना ही दूर में तुम बारिश किया, वृष्टि किया, वर्षा किया, ऐसी बात नहीं, किंतु तुम पश्चिम जाकर के कुछ पश्चिम चला जाना और पूरे मालवा प्रदेश को तुम बारिश करके, यानी पूरे मालवा प्रदेश पर तुम बारिश करना। ये बात यहाँ बताया गया है। तो वही बताया गया कि किंचित पश्चात, कुछ पश्चिम जाना, सिर्फ अपने रास्ते में कुछ पश्चिम जाना। किंचित पश्चात व्रज, कुछ पश्चिम जाना, कुछ पश्चिम की ओर भी जाना, पहुंचना। आगे है भूयः और पुनः लघु गति, यानी फिर पश्चिम जा करके वहां बरस करके पूरे मालवा के प्रदेश पर बारिश करके, और भूयः फिर पुनः लघु गति, धीरे धीरे होकर के, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि वहां बारिश होना तुरंत निकल जाना, नहीं, धीरे धीरे बरसना, अच्छा से बरसना, क्योंकि लघु गति वाला जो बारिश होता है वह पूरे जमीन को तृप्त कर देता है,
और यही बोल रहा है कि लघु गति भूया पुनः पश्चिम जाकर के और फिर लघु गति होकर के धीरे धीरे गति होकर के बरसते हुए उत्तरेन एव व्रजा, और फिर अपने रास्ते जो तुमको जहां तुमको जाना है उत्तर की ओर तुम चला जाना। उत्तरेन एव अर्थात उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर, व्रज चला जाना। यानी मुख्य रूप से ये बताया गया इसमें कि हे मेघ, तुम जब आगे जाओगे तो तुमको मालवा का प्रदेश मिलेगा, और मालवा का प्रदेश में वैसी स्त्रियां हैं जो भ्रू विलास आदि, आंख मिचकाना आदि दोषों से रहित हैं, और जब वो तुमको देखेंगी तो प्रेम भरी निगाहों से देखेंगी, प्रेम पूर्ण निगाहों से देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां के और सभी जगह के कृषि का जो फल है, अनाज का उत्पादन, वो तुम्हारे अधीन है, यानी मेघ के अधीन है। तो ही आयत्तम कृषि फलम, यानी तुम्हारे ही अधीन कृषि का फल है। इस बात को वे स्त्रियां सोच करके, ध्यान करके, और तुमको वे प्रेम भरी निगाहों से देखेंगी, और उन प्रेम भरी निगाह से, उस प्रेम भरी निगाह से देखा जाता हुआ तुम मेघ, जब तुम उस प्रदेश में पहुंचना तो वहां की मिट्टी को कुछ ऐसा करना कि वो सुगंधित हो जाए, जो अभी भी जुती गई वो सुगंधित हो जाए। यानी तुम वहां वृष्टि करना, बारिश करना, और सिर्फ अपने रास्ते में जो आता है उसी को बारिश मत करना, कुछ पश्चिम जाना, यानी पूरे मालवा के प्रदेश को तुम बारिश करके, वर्षा करके उन क्षेत्रों में, और भूयः फिर पुनः लघु गति धीरे धीरे बरसते हुए, और उत्तरेन एवं फिर अपने उत्तर की ओर, अपने रास्ता उत्तर की ओर, तुम जहां तुमको जाना है उत्तर दिशा की ओर अलकापुरी, फिर अपने रास्ता में हो लेना, निकल लेना। यही बात बताया गया है कि तुम यहाँ से जाना, मालवा प्रदेश मिलेगा, मालवा प्रदेश में तुम वर्षा करके, वृष्टि करके कुछ पश्चिम चले जाना, पश्चिम भाग में, पूर्व भाग में, उत्तर भाग में, दक्षिण भाग में, पूरे मालवा प्रदेश को तुम बारिश करके, वर्षा करके, और फिर धीरे धीरे तुम अपना उत्तर दिशा की ओर निकल जाना। इसी बात को मुख्य रूप से इसमें बताया गया है। अब इसमें कुछ जैसे प्रश्न आएंगे कि त्वयि आयत्तम कृषि फलम, यहाँ त्वयि किसके लिए आया हुआ है? मेघ के लिए, मेघ के ही अधीन है कृषि का फल। आगे है भ्रू विलासाण भिज्ञ, यह किसका विशेषण है? जनपद वधुलोचन है। प्रीति स्निग्ध है, यह किसका विशेषण है? उसी का, जनपद वधुलोचन है। पीयमानः, कह पीयमानः, पीयमानः कौन है? पीता जाता हुआ अर्थात देखा जाता हुआ कौन है? तो मेघ है। सद्यः क्या अर्थ होता है? तुरंत, अचानक, अभी अभी। शिरोत्कसन सुरभि, सुरभि, शिरोत्कसन मतलब हल से जूता गया। क्षेत्रम आरोह्य मतलब उन क्षेत्रों पे चढ़ करके, उन क्षेत्रों पे आरोहण करके, ऊपर में मंडरा करके बारिश करना, ये बात बताया गया है। फिर आगे पूछा जाएगा कि किस प्रदेश में बारिश करने के लिए बताया गया है? माल क्षेत्र को, मालम क्षेत्रम, यानी मालवा के प्रदेश पर बारिश करने के लिए बताया गया है। और अंतिम में फिर किस दिशा में जाने के लिए बोला गया है? तो इसमें है उत्तरेन एवं व्रजा, उत्तर दिशा की ओर चला जाना, ये चीज बताया गया है इसमें। इस प्रकार से इसका पूरा अर्थ पूर्ण हुआ। आगे हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।